खेलकूद, शरारतें बच्चों की दुनिया होती है और घर के बुजुर्ग उस पर पहरा लेकर बैठते हैं। सोचिए जब बच्चों को खेलने से रोका जाए। कहानी माला में आज सुनते हैं एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी, खेल, जिसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। तीसरा पहर हो गया था। किसान अपने खेतों में पहुंच चुके थे। दरख्तों के साए झुक चले थे। ईख के हरे भरे खेतों में जाबजा यानी जगह जगह सारस आ बैठे थे। फिर भी धूप तेज थी और हवा गर्म। बच्चे अभी तक लू के खौफ से घरों से न निकल पाए थे कि यकायक एक झोंपड़े का दरवाजा खुला और एक 4-5 साल के लड़के ने दरवाजे से झांका। झोपड़े के सामने नीम के साए में एक बुढ़िया बैठी अपनी कमजोर आंखों पर जोर डाल डाल कर एक टोकरी बुन रही थी। बच्चे को देखते ही उसने पुकारा, कहाँ जाते हो फुंदन? जाकर अंदर सो, धूप बहुत कड़ी है, अभी तो सब लड़के सो रहे हैं। फुंदन ने ठनक कर कहा, अम्मा तो खेत गोंडने गई, मुझे अकेले घर में डर लगता है। बुढ़िया गांव भर के बच्चों की दादी थी, जिसका काम बच्चों की आजादी में मुखिल यानी बाधा होना था। गढ़िया के किनारे अमियां गिरी थी, लेकिन कोई बच्चा उधर नहीं जा सकता, गढ़िया में गिर पड़ेगा। बेरों का दरख्त सुर्ख और जर्द यानी लाल और पीले बेरों से लदा हुआ था। कोई लड़का उस पर चढ़ नहीं सकता, फिसल पड़ेगा। तालाब में कितना साफ पानी भरा हुआ है, मछलियां उसमें फुदक रही हैं, कमल खिले हुए हैं, पर कोई लड़का तालाब के किनारे नहीं जा सकता, डूब जाएगा। इसलिए बच्चे उसकी सूरत से बेजार यानी विमुख अप्रसन्न थे। उसकी आंखें बचाकर सरक जाने की हिकमतें यानी युक्तियां सोचा करते थे, मगर बुढ़िया अपने हस्तादशाला यानी 80 वर्ष के तजुर्बे से उनकी हर एक नकल व हरकत को ताड़ जाती थी और कोई ना कोई पेशबंदी कर लेती थी। बुढ़िया ने डांटा, मैं तो बैठी हूं, डर किस बात का? जा सो रहे, नहीं उठती हूं। लड़के ने दरवाजे के बाहर आकर कहा, अब तो निकलने की बेला हो गई, अभी से निकल के कहां जाओगे? कहीं नहीं जाता हूं दादी। वह 10 कदम और आगे बढ़ा। दादी ने टोकरी और सूजा रख दिया और उठना ही चाहती थी कि फुंदन ने छलांग मारी और 100 गज के फासले पर था। बुढ़िया ने अब सख्ती से काम ने चलते देखकर नरमी से पुकारा, अभी कहीं मत जा बेटा। फुंदन ने वहीं खड़े खड़े कहा, जतिन को देखने जाते हैं, और भागता हुआ गांव के बाहर निकल गया। जतिन एक खोमचे वाले का नाम था। इधर कुछ दिनों से उसने गांव का चक्कर लगाना शुरू किया था। हर रोज शाम को जरूर आ जाता। गांव में पैसों की जगह अनाज मिल जाता था और अनाज असल कीमत से कुछ ज्यादा होता था। किसानों का अंदाज हमेश फयाजी यानी दानशीलता की जानिब यानी और मायल यानी उन्मुख होता है। इसलिए जतिन करीब के कस्बे से 3-4 मील की फसाफत यानी फासिला तय करते आया था। उसके खोमचे में मीठे और नमकीन सेव, तिल या रामदाने के लड्डू, कुछ बताशे और खुट्टियां, कुछ पट्टी होती थी। उस पर एक मेला सा मोसिदा यानी फटा पुराना कपड़ा पड़ा होता था, मगर गांव के बच्चों के लिए वह ख्वान ए नेमत यानी अच्छी अच्छी खाने की चीजों से भरा थाल था, जिसे खड़े होकर देखने के लिए सारे बच्चे बेताब रहते थे। इनकी तिफलाना यानी बालोचित सरगर्मियों यानी संलग्नता तत्परता में यह एक दिलचस्प इजाफा हो गया था। सबके सब तीसरे पहर से ही जतिन का इंतजार करने लगते थे। हालांकि ऐसे खुशनसीब लड़के कम थे जिन्हें इस खान ए नेमत से हकाइकी यानी यथार्थ में फैज यानी लाभ पहुंचता हो, मगर खोमचे के गिर्द यानी निकट जमा होकर खानपोश
थाल पर ढके कपड़े को आहिस्ता से उठाते और उन नेमतों की रानियों की तरह अपनी अपनी जगह तकल्लुफ यानी संकोच से बैठे देखना बजाय खुद यानी स्वयं बेहद दिल आवेज यानी प्रिय दर्शन खुशनुमा था। हालांकि जतिन का आना हर एक घर में कोहराम मचा देता था और आध घंटे सारे गांव में हंगामा सा बरपा हो जाता था, मगर बच्चे इसका खैर मकद्दम यानी स्वागत करने को मुजतरिब यानी अधीर रहते थे, यह जानते हुए भी कि जतिन की आमद यानी आने से उनके लिए हंसी का नहीं रोने का मौका है। सबके सब बड़ी बेसब्री से उसके मुंतजिर यानी प्रतीक्षक रहते थे, क्योंकि मिठाइयों के दर्शन से चाहे जबान आसुदा यानी संतुष्ट न हो, रूहानी तकबियत यानी तसल्ली सांत्वना जरूर होती थी। फुंदन भी इन्हीं गरीब लड़कों में था। और लड़के मिठाइयाँ खाते थे, वह सिर्फ गरसना यानी भूखी निगाहों से देखता था। रोने और रूठने, तिफलाना यानी बालोचित मिन्नत और खुशामद एक से भी उसकी मकसद बरारी यानी उद्देश्य पूर्ति न होती थी, गोया नरमी ही उसकी तकदीर में लिखी हो। मगर इन नाकामियों के बावजूद उसका हौसला पस्त न होता था। आज फुंदन दोपहर को न सोया। जतिन ने आज कच्ची गरी और इमरतियां लाने का जिक्र किया था। यह खबर लड़कों की उस दुनिया में किसी अहम यानी महत्वपूर्ण तारीखी वाकिया यानी ऐतिहासिक घटना से कम न थी। सुबह ही से जतिन की तरफ दिल लगा हुआ था, ऐसी आंखों में नींद कहां से आती। फुंदन ने बाग में पहुंचकर सोचा, क्या अभी सवेरा है? इस वक्त तो जतिन आ जाता था, अभी सबेर है। चन्नू और सोहन और कल्लू एक भी तो नहीं उठे। जतिन सड़क पर पहुंच गया होगा, इमरतियां जरूर लाएगा, सुर्ख और चिकनी होंगी। एक बार न जाने कब, हाँ, दशहरे के मेले में एक इमरती खाई थी, कितनी मजेदार थी। उस जायकों को याद करके उसके मुंह में पानी भर आया। इस्तियाक यानी उत्कंठा लालसा और भी तेज हो गई। यह बाग के आगे निकल गया। अब सड़क तक हमवार यानी समतल मैदान था, लेकिन जतिन का कहीं पता न था। कुछ देर तक फुंदन गांव के निकष पर खड़ा जतिन की राह देखता रहा। उसके दिल में एक गुदगुदी उठी, आज मैं सबसे पहले जतिन को पुकारूंगा। मैं जतिन के साथ साथ गांव में पहुंचूंगा, तब लोग कितना चकराएंगे। इस ख्याल ने उसके इस्तियाक में बेशब्री का इजाफा कर दिया। वह तालियां बजा बजा कर दिल ही दिल चहकता हुआ सड़क की तरफ चला। इत्तेफाक से उसी वक्त गेंदा आ गया। यह गांव का पंचायती कुत्ता था, चौकीदार का चौकीदार, खिलौने का खिलौना। हस्बे मामूल यानी नित्य नियमानुसार तीसरे पहर का गश्त लगाने निकला था। इसी वक्त सांड और बैल खेतों में घुसते थे। यहां पहुंचा तो फुंदन को देखकर रुक गया और दुम हिलाकर गोया पूछा, तुम आज यहां क्यों आए? फुंदन ने उसके सिर पर थपकियां दी, मगर गेंदा को ज्यादा बातचीत करने की मोहल्लत यानी फुर्सत न थी। वह आगे बढ़ा तो फुंदन भी उसके पीछे दौड़ा। अब उसके दिल में एक ताजा उमंग पैदा हो रही थी। वह तन्हा न था, उसका रफीक यानी दोस्त भी साथ था। वह अब कच्ची सड़क पर जतिन का खैर मकदम यानी स्वागत करना चाहता था। सड़क पर पहुंचकर उसने दूर तक निगाह दौड़ाई। जतिन का कहीं निशान नहीं था। कई बार उसे वहम हुआ वह जतिन आ रहा है, मगर एक लम्हे में उसका इजाला यानी निवारण हो गया। सड़क पर नाजीरी यानी दर्शनीय दिलचस्पियों की कमी न थी। बैलगाड़ियों की कतारें थी,
कभी कभी इक्के और पैर गाड़ियां भी निकल जाती थी। एक बार एक ऊंट भी नजर आया जिसके पीछे वह कई सौ कदम तालियां बजाता गया, मगर उन सरीउ सैर यानी शीघ्रगामी दिलचस्पियों में वह इस्तियाक यानी लालसा किसी मीनार की तरह खड़ा था। सड़क के किनारे दो रोया यानी रूखे आमने सामने दरख्त खड़े थे। उनमें आम के दरख्त भी थे। इस इस्तियाक में उसे आमों पर निशाने मारने का एक दिलचस्प मशगला यानी काम हाथ आया, मगर आंखें जतिन के लिए बरसरे राह यानी ठीक रास्ते पर थी। यह बात क्या है, आज वह आ क्यों नहीं रहा है? रफ्ता रफ्ता साया लंबा हो गया। धूप किसी थके हुए मुसाफिर की तरह पांव फैलाकर सोती हुई मालूम हुई। अब तक जतिन के आने की उम्मीद रही। उम्मीद में वक्त उड़ता चला जाता था। मायूसी में वह गोया घुटने तोड़कर बैठ गया। फुंदन की आंखों से बेअख्तियार उम्मीद ए शिकस्ता यानी भग्न आशा के आंसू बहने लगे। हिचकियां बंध गई। जतिन कितना बेरहम है। रोज आप ही दौड़ा आता था, आज जब मैं दौड़ा आया तो घर बैठ रहा। कल आएगा तो गांव में घुसने न दूंगा। उसकी तिफलाना आरजुएं अपनी सारी वलवला यानी उत्साह अंगेजियों यानी पूर्वक के साथ उसके दिल को महसूसने लगी। दफतन यानी सहसा उसे जमीन पर एक टूटा हुआ इब्बा झब्बा नजर आया। झब्बा यानी आमियों का गुच्छा। इस यास और नाकामी यानी निराशा और असफलता के आलम में बचपन की फितरी यानी नैसर्गिक खुशबासी यानी निश्चिंतता ने अंदोह रुबाई यानी दुख दूर करने का सामान पैदा कर दिया। कुछ पत्तियां चुनकर झब्बे में बिछाई, उसमें कुछ बजरियां और कंकड़ चुनकर रखे, अपना कुर्ता उतारकर उसको डांका और उसे सिर पर रखकर गांव की तरफ चला। झब्बा यानी एक टूटी हुई टोकरी, माफ कीजिए, टूटी हुई टोकरी। झब्बे का अर्थ है टूटी हुई टोकरी। कुछ पत्तियां चुनकर झब्बे में बिछाई, उसमें कुछ बजरियां और कंकड़ चुनकर रखे, अपना कुर्ता उतारकर उसको ढांका और उसे सिर पर रखकर गांव की तरफ चला। अब वह जतिन का मुतलाशी यानी ढूंढने वाला लड़का न था, खुद जतिन था। वही खाने नेमत यानी अच्छी अच्छी खाने की चीजों से भरा थाल सिर पर रखे, उसी तरह मुहम्मल यानी अर्थहीन सदा यानी आवाज लगाता हुआ, रफ्तार भी वही, तर्ज कलाम यानी बात करने का ढंग भी वही। जतिन के आगे आगे चलकर क्या उसे वह फुर्सत यानी उसे वह मुशरत यानी खुशी हो सकती थी जो इस वक्त जतिन बनकर हो रही थी। वह हवा में उड़ा जा रहा था। शराब यानी मृग तृष्णा में हकीकत का मजा लेता हुआ, नकल में असल की सूरत देखता हुआ, खुशी असबाब यानी कारण से किस कदर बेनियाज यानी निष्प्रह आजाद है, इसकी चाल कितनी मस्ताना थी, गुरूर से उसका सिर कितना उठा हुआ था। बाक़ियत यानी यथार्थतः का उसका तिफलाना चेहरे पर ऐसा मुलम था कि क्या मजाल जरा भी हंसी आ जाए। इस शान से वह गांव में दाखिल हुआ। लड़कों ने उसकी आवाज सुनी, रेबड़ी कड़ाकेदार, और सब के सब दौड़े आन की आन में। फंदन मुश्ताक यानी उत्सुक सूरतों से महसूर घिरा हुआ हो गया, उसी तरह जैसे जतिन हो जाया करता था। किसी ने न पूछा यह क्या स्वांग है,
दिल ने दिल की बात समझी, मिठाइयों की खरीद होने लगी। ठीकरों यानी टूटे हुए घड़े के टुकड़े के पैसे थे, कंकड़ और बजरियों की मिठाई, इसी खेल में लुत्फ कहीं ज्यादा था। मादियत यानी भौतिकता में, रूहानियत यानी आध्यात्मिकता का अंदाज कहाँ, मुशर्रत कहाँ, एहसास ए परवाज यानी उड़ने का अनुभव कहाँ। मन्नू ने एक ठीकरा देकर कहा, जतिन एक पैसे की खुटियां दे दो। जतिन ने एक पत्ते में 3-4 कंकड़ रखकर दे दिए। खुटियों में इतनी शीरनी यानी मिठास, इतनी लज्जत यानी आनंद, स्वाद कब हासिल हुई थी। धन्यवाद। बच्चों के खेल निराले होते हैं। आप हम सभी उस बचपन को जीकर आए हैं। संभवतः यह कहानी हमें उस बचपन की ओर ले जाती है जहाँ न गर्मियों की धूप महसूस होती है, न सर्दियों की सर्दी। बच्चे अपनी अल्हड़, अपनी मस्ती, अपने खेल में इस गर्मी सर्दी को भूल जाते हैं, अमीरी गरीबी को भूले रहते हैं। उनके लिए सिर्फ खेल ही महत्वपूर्ण है, अपने दोस्त ही महत्वपूर्ण हैं। वो खेल के जो संकल्पनाएं हैं वही महत्वपूर्ण हैं। कहानियों में उर्दू के अनेक शब्द थे, आप उनसे परिचित हुए होंगे ऐसा मुझे विश्वास है, और ये कहानी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।